ओके गाइस, आगे देखते हैं। लिसिनोप्रिल इज प्रिस्क्राइब्ड एज एडजंक्टिव थेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। सो पहले आपको पता चलना चाहिए कि लिसिनोप्रिल क्या है। सो ऑल द प्रिल्स, so all these pills, these are ACE inhibitors, and ACE inhibitors understand they will prevent ventricular remodeling. तो हार्ट फेलियर, किसी को क्रोनिक हार्ट फेलियर है तो उसके हर पेशेंट को हम ACE inhibitors या ARBs या ARNIs चलाते हैं. So basically ACE inhibitors, these are coming under which class? These are antihypertensive drug. These are antihypertensive drug. And remember, हार्ट फेलियर का अगर पेशेंट होगा, if patient having heart failure, this heart failure patient, they already have hypotension. तो अब इसको बात को समझो, MI का पेशेंट इज डिफरेंट. अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा तो उसमें हाइपोटेंशन नहीं होता है. सो जनरली वेन एवर वी हैव एन पेशेंट विद एक्यूट हार्ट फेलियर, फर्स्ट वी हैव टू इंक्रीज हिज बीपी. तो आप नॉर एड देते हो पेशेंट को, डोपामिन डोबुटामिन देते हो उसको बीपी बढ़ाने के लिए. सो हार्ट फेलियर के पेशेंट का हमेशा आप देखोगे, अगर उसका एजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो उसका बीपी भी कम है. तो लिसिनोप्रिल हमको चलानी भी है, बिकॉज इससे उसका हार्ट फेलियर एजेक्शन फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होगा, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग नहीं होगी. तो अगर पेशेंट का आप देखोगे बीपी कम है, लिसिनोप्रिल आप चला रहे हो, सो वी प्रेफर टू गिव दिस इन लो डोज, राइट. लेकिन अगर आप फर्स्ट डोज में दोगे तो अब लिसिनोप्रिल विल नॉट अफेक्ट ऑन पेशेंट वेट उसका चेक करके क्या करोगे, यूरिन आउटपुट पर भी इफेक्ट नहीं होगा, लंग साउंड्स पर भी नहीं. सो आपको पेशेंट का बीपी मॉनिटर करना है. सो दैट इज द आंसर, सिंपल. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सिंपल. सो कई बार आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर पेशेंट लिसिनोप्रिल दे रहा है या कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव, व्हेन एवर वी स्टार्ट टू पेशेंट, जब आप स्टार्ट करते हो, देयर इज रिस्क ऑफ फर्स्ट डोज सिंकोप. देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ फर्स्ट डोज सिंकोप इन पेशेंट. सो अगेन, सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन विच यू हैव टू रिमेंबर. आगे चलते हैं. Okay, coming to next thing. So these are some basic type of question. उतने इसमें मेडिसिन आपका MSN उतना नहीं लगेगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम पास में है तो मैं सोच रहा हूँ इनको भी आपको करा दूँ. So while teaching, which teaching method is most effective when providing health care instruction to members of specific population? अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लोगों को टारगेट कर रहे हो तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड. अब पहले तो इन मेथड को समझो कि वर्बल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है. किसी चीज़ को आप मुंह से समझा दे रहे हो, तो दैट इज एक्सप्लेनेशन. वी कॉल दिस वर्बल एक्सप्लेनेशन. रिटन मटेरियल मीन्स लिखा हुआ, कहीं पर लिखा हुआ है. देन वी हैव वीडियो इंस्ट्रक्शन, उसको एनिमेशन या किसी वीडियो के फॉर्म में दिखा दिया. एंड नेक्स्ट इज टीच बैक मेथड. अब इसको देखो, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टीच बैक मेथड. बेसिकली अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसके अंदर क्या होगा, यू आर लाइक जो इम्पोर्टेंट काम की बातें होंगी उसको आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो और ठीक से एक्सप्लेन भी कर सकते हो. दैट मीन्स आप उसको समझा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में. सो दैट इज अ बेटर मेथड फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन. सो वीडियो इंस्ट्रक्शन कैन गिव यू पार्शियल इन्फॉर्मेशन. रिटर्न मटेरियल में भी अगेन यू कैन नॉट एक्सप्लेन. वर्बल से तो कुछ भी नहीं होगा. सो बेस्ट मेथड इज लाइक टीच बैक, राइट. मूविंग टू नेक्स्ट वन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ट्रांसजेंडर पर्सन. अब ये इसको देखो कि जो ट्रांसजेंडर, और वी कॉल देम लाइक अ थर्ड जेंडर पर्सन, अगर आपके पास कभी आया है पेशेंट बन के, तो उनको आप कैसे बुलाओगे. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इट्स लाइक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा. तो उनको आपको इस तरीके से भी नहीं बुलाना कि उनको बुरा लगे, right. Sometime you will see like appearance of a person will be like male, और उसका नाम सपोज करो she has having a desire like a female, थोड़े से फीमेल जैसे बॉडी ऑर्गन डेवलप्ड हो रखे हैं. तो उसका नाम अगर सपोज करो पिंकी है और दाढ़ी आ रही है मुंह पे, आप उसको पिंकी बोलोगे, चिढ़ाओगे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. दैट इज़ नॉट लाइक मेडिकल और नर्सिंग एटिकेट. सो आपको वैसे नहीं बात करनी है उससे. सो ट्रांसजेंडर पर्सन को अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो we have to maintain something called gender neutrality. जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, आपको पेशेंट को नाम से सरनेम से नहीं बुलाना है. आपको लाइक पेशेंट करके बोल लो, राइट. और आई कैन से लाइक हिम हर और दे. इस तरीके से आपको प्रोनाउंस यूज करने हैं. एंटिसिपेटिंग द क्लाइंट नीड एंड मेकिंग सजेशन. उसकी नीड्स देखनी है, उसमें सजेशन देना है.
नहीं देना है आपको। प्रोनाउंस एसोसिएट विद बर्थ सेक्स, अब देखो बर्थ पे कई बार इन पेशेंट का सेक्स मेल होता है, लेकिन मैंने आपको बोला उसके बाद फिर उसके डिज़ायर फीमेल जैसे हैं, उसका नाम पिंकी पड़ गया बाद में, और अंदर से जेंडर मेल है, तो मीन्स स्मॉल पीनस स्मॉल टेस्टिस है, तो बर्थ सेक्स से आप उसको आइडेंटिफाई कभी नहीं करोगे, इट्स द रॉन्ग थिंग। यूज देयर फर्स्ट नेम टू एड्रेस देम, तो अगेन दैट मे बी सम टाइम लाइक हरासिंग टू द पेशेंट, उनको अच्छा ना लगे, इसलिए आपको प्रोनाउन ही यूज करने हैं। इज क्लियर? किसी भी इट्स अप्लाइड टू ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट, राइट? इज क्लियर? नर्स इज वॉलंटियरिंग विद एन आउटरीच प्रोग्राम टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फॉर होमलेस पीपल, अब देखो इसको जिनके पास घर नहीं है उनकी केयर करने जा रही है नर्स। which finding must be addressed first. So again, here you have to I can say follow the hierarchy method, कि आपको यहाँ पर आंसर सारे हो सकते हैं लेकिन आपको एक चुनना है। तो नर्स इज वॉलंटियरिंग विद एन आउटरीच प्रोग्राम टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर, which finding must be addressed first. So blood pressure of 154/70, 154/72, is it hypertensive? इसको एड्रेस करना है, बट लेट्स सी अदर ऑप्शन। Visual acuity of 20/200 in both eyes, so this also should be addressed. RBS 200, इसको भी एड्रेस करना है, बट देर आस्किंग यू फर्स्ट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, जिन लोगों के घर नहीं होते, सो अगर मैं बात करूँ लाइक देर आर पीपल दोज हु डोंट हैव होम, जिनके घर नहीं होते, तो ऐसे पेशेंट को आपको सबसे पहले क्या फाइंडिंग को एड्रेस करना है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, सबसे पहले यू हैव टू सी लाइक अगर पेशेंट को नमनेस और टिंगलिंग हो रही है, राइट, सो दिस इज द लाइक समथिंग विच वी हैव टू एड्रेस फर्स्ट, राइट। बाकी चीज़ों को भी एड्रेस करना है, इज क्लियर? सो अंडरस्टैंड द क्रस इन दिस क्वेश्चन, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज द थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या करोगे। तो अगर पेशेंट को नमनेस, टिंगलिंग, पैरेस्थीसिया हो रहा है दोनों पैरों में, इसका मतलब कोई ना कोई न्यूरोपैथी है। बीपी ये देखो उतना नहीं बढ़ा है, विजुअल एक्टिविटी उतनी कम नहीं है, और ग्लूकोज भी उतना नहीं बढ़ा है। पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, बट उतना नहीं बढ़ा है। अगर सेम क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं ब्लड ग्लूकोज उसका 420, सो दैट विल बिकम द आंसर, दैट शुड बी एड्रेस फर्स्ट। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। आगे चलते हैं। नर्स इज कंप्लीटिंग एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट हु इज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मीन्स पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन है। सो विच पार्ट ऑफ क्लाइंट एनकाउंटर में रिक्वायर मोर टाइम टू कंप्लीट। अब इसको समझो, अगर किसी भी, अगर मैं इस क्वेश्चन में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड नहीं भी करूं, तो देखो मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन, उसको क्या क्या मेडिकेशन देना है, दैट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 3-4 मिनट्स 5 मिनट्स वर्क, वो आप 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। नर्सिंग प्लान ऑफ केयर को भी आप 5-10 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप मैक्सिमम आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक जो हमारे सीनियर्स बोलते थे कि 85% ऑफ डायग्नोसिस यू कैन मेक विद एडिक्वेट हिस्ट्री। जो इन्वेस्टिगेशन होती है दैट्स ओनली लाइक 5 to 10 पार्ट्स। तो आपको सबसे डिटेल में क्या लेनी है पेशेंट की हिस्ट्री, एंड दिस हिस्ट्री बिकम इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन क्लाइंट इज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इस क्वेश्चन में अगर ये शब्द नहीं भी है, राइट, तो भी आंसर इसका हिस्ट्री होगा, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑलवेज टाइम टेकिंग, मीन्स इट इज लाइक वी हैव टू टेक पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, लाइक देन वी हैव टू मेक पेडिग्री ऑफ द पेशेंट, कोई ड्रग हिस्ट्री, फीमेल पेशेंट है तो आपको उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसके कितने बच्चे हैं, लाइक ग्रेविडा, पारा हिस्ट्री, तो सारी हिस्ट्री आपको, हिस्ट्री शुड बी इन डिटेल, सिंपल। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। नर्स वर्किंग इन करेक्शन फैसिलिटीज केयरिंग फॉर अ न्यू प्रिजनर, नया कह दिया है। क्लाइंट आस्क अबाउट हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ लिविंग इन अ प्रिजन। एक नए कैदी ने पूछा कि जेल में क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, तो नर्स को क्या जवाब देना है। हेल्थ केयर इज़ वेरी लिमिटेड इन द प्रेजेंट सेटिंग, तो आप क्या ऐसा जवाब दोगे। हेल्थ केयर लिमिटेड होती है, लेकिन ये आप पेशेंट को बताओगे नहीं। लिविंग इन अ प्रिजन इजंट डिफरेंट दैन लिविंग एट होम, तो ये तो मेरे को क्वेश्चन पढ़ते ही हंसी आ रही है कि जेल में घर जैसा माहौल तो नहीं होता, राइट। तो जेल में घर जैसा माहौल नहीं होता, इट इज़ नॉट लाइक होम, सो दैट इज आप कैसा जवाब उसको नहीं दोगे। लिविंग इन अ प्रिजन कैन प्रिडिस्पोज अ पर्सन टू डिफरेंट हेल्थ कंडीशन, अगर आप जेल में रहोगे तो आपको
डिप्रेशन हो सकता है, यू कैन गेट सिंपल नॉर्मल पानी पीना पड़ता है, देयर आर मैनी वाटर बॉर्न डिसीज, देयर आर मैनी एयर बॉर्न डिसीज, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, तो हेल्थ केयर कंडीशन के चांस तो बढ़ जाते हैं। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको उसको सही बोलना है। लिविंग इन द प्रेजेंट इज सिमिलर टू लिविंग इन ए कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स और डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी मीन्स जो छोटे छोटे हॉस्टल होते हैं, लाइक जो जहाँ पर रूम शेयर होता है। तो अब हॉस्टल में तो कुछ बच्चे मुझे हॉस्टल से देख रहे हैं, तो जेल ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू लिविंग। जेल जेल होती है। इज इट क्लियर? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप जेल में रहे हो तो वहाँ पर किसी को टीबी होगा, किसी को कोई एसटीडी है, तो किसी को कभी कुछ चांस है। तो कई बार पेशेंट जो जेल में होते हैं वो काफ़ी टाइम से सेक्स नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सेक्सुअली। तो जेल में माहौल घर जैसा बिल्कुल नहीं होता। इज क्लियर? सो आंसर इज सिंपल, इट इज़ नॉट सिमिलर टू लिविंग इन कॉम्प्लेक्स और डॉर्मेटरी। आगे चलते हैं। Nurse is caring for a client in emergency department who present with complaint of fatigue and shortness of breath. थकान है, सांस फूल रही है. Which physical assessment finding, if noted by nurse, warrant a need for follow-up? Red sclera. आँख लाल पड़ी है. आँख लाल के क्या रीज़न हो सकते हैं? सो रिमेंबर, रेड स्क्लेरा कैन बी ड्यू टू कंजंक्टिवाइटिस, लेकिन इट उतनी डेंजरस नहीं होती। अगर कोई पेशेंट सोया नहीं है एक दो दिन से, या कम सोया है, या उसने गांजा फूक रखा है, तो रेड स्क्लेरा हो जाती है। तो दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू। देर आस्किंग यू फॉलो अप किसको करोगे। ड्राई फ्लेकिंग नोटेड ऑन द स्काल्प, स्काल्प पे पपड़ी बन रही है, सो दैट कुड बी डैंड्रफ, दैट कुड बी सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सो अगेन दैट इज नॉट अ मेजर इशू, मेरे हिसाब से उतना मेजर नहीं है। रेडिश पर्पल मार्क ऑन द नेक, गर्दन पे एक लाल पर्पल, तो वूंड की स्टेज होती है। यू कैन सी रेड पर्पल मार्क मीन्स जो मार्क आ रहा है, दैट कुड बी लाइगेचर मार्क और मार्क ऑफ थ्रॉटलिंग। किसी ने गला दबाने की कोशिश करी है, या किसी ने गला घोटने की कोशिश करी है, किसी ने हाथ से गला दबाया, रस्सी से दबाया, मीन्स कुछ ना कुछ उसको आई कैन से पेशेंट को डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ है उसके साथ में, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो दिस कुड बी समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। स्केली रैश नोटेड ऑन द एल्बो, हाँ एल्बो पे एक स्केल बन रही है या रैश बन रही है। सो अगेन स्केली रैश कई लोगों को होती है, जो लोग सर्दी में स्पेशली ठंडों में तो स्केलिंग हो जाती है, जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, तो अगेन उतना कंसर्न नहीं है। So remember, a reddish purple mark on the neck, it is always important, because this is something like which is telling you about patient का हो सकता है sexually, means I can say patient का हो सकता है उसको कोई परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, या उसका कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू एड्रेस। सिंपल। आगे चलते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको चूज करने हैं। सो नर्स वर्किंग इन कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम फॉर फोस्टर चिल्ड्रन प्लान केयर, मीन्स अनाथ आश्रम को बोलते हैं फोस्टर चिल्ड्रन प्लान केयर, राइट। नोइंग दैट विच हेल्थ कंडीशन आर कॉमन, सो जो लोग फोस्टर होम्स में रहते हैं, जिनको हम अनाथालय बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों के चांस होते हैं। सो अनाथालय में लोग अनाथ बच्चे रह रहे हैं, तो उनको क्लॉस्ट्राफोबिया होगा। क्लॉस्ट्राफोबिया मीन्स फियर ऑफ क्लोज स्पेस। जब छोटे बच्चे हैं, अकेले रह रहे हैं, माँ बाप नहीं है किसी, तो उनको किसी का डर नहीं है। उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया किसको होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया सीन इन रिच किड्स। लिफ्ट में डर लग रहा है, राइट। या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लॉस्ट्रोफोबिया बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन चांस काफ़ी कम है। स्लीप प्रॉब्लम होगी। अब ये अनाथालय में रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं और सो जा रहे हैं, तो नींद तो आ जाएगी, राइट। तो स्लीप प्रॉब्लम भी ऐसे बच्चों को जनरली नहीं होती। अब ऐसे बच्चों के पास अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर आर नो पेरेंट्स। नो पेरेंट्स मीन्स दे हैव मेनी मेंटल हेल्थ इश्यूज, सो दे कैन डेवलप बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एंड मोर कॉमन थिंग व्हाट दे डेवलप इज एडीएचडी। इनको एडीएचडी होगा। और अगर मैं बात करूं कि पेशेंट का एग्रेसिव बिहेवियर होगा, एग्रेसिव बिहेवियर ऐसे बच्चों को हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को बाइपोलर डिसऑर्डर के चांस भी बढ़ जाते हैं। और अगर आप देखोगे लाइक ऐसे पेशेंट को अस्थमा होगा कि नहीं होगा, तो अब इसको थोड़ा समझो कि सिंस लाइक ये जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली ये यूएस अमेरिकन बुक्स है, लेकिन इंडिया के हिसाब से जो मैं अगर बात करूँ, अस्थमा इसका आंसर नहीं होगा। क्योंकि अस्थमा जनरली अगेन
एक हाइजीन हाइपोथेसिस होती है जो मैंने आपको बताया था पहले। तो हाइजीन हाइपोथेसिस के हिसाब से जो अस्थमा का केस होंगे, जो अस्थमा के केस होंगे, दैट इज़ अस्थमैटिक्स केस, दे आर मोर आई कैन से इन अ पेशेंट हु इज़ हैविंग रिच एनवायरनमेंट और हाइजीनिक एनवायरनमेंट। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर आपको बोलूँ कि फॉस्टर चिल्ड्रन है अनाथ आश्रम में, क्लॉस्ट्रोफोबिया आंसर इसका नहीं होगा। उनको डर नहीं लगेगा, खुले में रह रहे हैं। फोबिया तो उनको जनरली किसी तरीके का नहीं होता। मैंने देखे हैं कुछ बच्चे अनाथ आश्रम के, वो सांप पकड़ के घूम रहे होते हैं, तो डर नहीं लगता उनको। स्लीप की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है कि अगर कोई डायरेक्ट रोक-टोक करने वाला नहीं है, तो इस पे मैं प्लस माइनस बोलूँगा। तो अगर मैं चूज़ करूँगा तो इसको भी द आंसर। बाइपोलर डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ इश्यूज सारे ही होंगे। तो अस्थमा के भी चांस अगर आप देखोगे, अस्थमा इज़ अ डिसीज़ ऑफ हाइजीनिक एनवायरनमेंट। इज़ क्लियर? तो आंसर इसका होगा बी, सी, डी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। नर्स प्लानिंग केयर फॉर मिलिट्री वेटरन। मिलिट्री में एक आदमी काम कर रहा है। टू प्रायोरिटाइज नर्सिंग इंटरवेंशन टारगेटिंग एंड मैनेजिंग विच कंडीशन इफ प्रेजेंट दैट कॉमनली अकर इन दिस पॉपुलेशन। अब मिलिट्री में काम करने वालों में कौन सी कंडीशन होती है? तो जो देखो, मिलिट्री में काम करने वाले फिट लोग होते हैं। फिट होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनको हाइपरटेंशन नहीं होता, हाइपरलिपिडीमिया नहीं होता। हाँ, लेकिन एक जो अगर मैं इसको बात करूँ कि जो इंडियन मिलिट्री में आप देखोगे कैंटीन मिलती है, उसमें ड्रिंक सस्ती, दारू सस्ती मिलती है, तो हाइपरलिपिडीमिया के चांस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सीनियर्स में होते हैं। जूनियर्स को तो एक्सरसाइज करनी करनी है। सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर जनरली मिलिट्री का है, तो सब्सटेंस नहीं लेगा। लेकिन ऐसे पेशेंट को ट्रॉमास बहुत होते हैं कई बार। जो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी अगर किसी ने, तो साथ वाले दोस्त की डेथ हो गई तो उसके ट्रॉमेटिक इवेंट, या घर पर नहीं जा पाए, घर पर कुछ हो गया, छुट्टी नहीं मिल रही है। सो पीटीएसडी इज़ वेरी कॉमन इन मिलिट्री वेटरन। मूविंग टू नेक्स्ट वन। ओके, नर्स केयरिंग फॉर अ रिफ्यूजी। एक रिफ्यूजी है, विच हेल्थ केयर नीड्स अ प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट। अब इसको देखो, रिफ्यूजी है तो किसी और कंट्री से आया है। अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, उसमें वो डंकी मार के, डंकी का मतलब नहीं पता था पहले तो मुझे। तो डंकी का मतलब होता है कि आप बिना फ्लाइट के किसी दूसरे देश में बिना पासपोर्ट के पहुंच रहे हो। तो रिफ्यूजी है, तो रिफ्यूजियों को क्या प्रॉब्लम होती है अगर आप बिना हवाई जहाज के, बिना पैसे के दूसरे देश में जाओगे? तो कई सारी मानसिक समस्याएं ऐसे लोगों को हो जाती है। सो देयर इज मोर चांस ऑफ मेंटल हेल्थ इन दीज पेशेंट। सो व्हाट यू हैव टू डू, रिमेंबर, ऐसे पेशेंट को मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को आपको सबसे ध्यान रखना है। क्लियर? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हाउसिंग पे घर तो होता ही नहीं रिफ्यूजी के पास। घर नहीं है, पानी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन तो जनरली फैसिलिटी उनको इतनी मिलती नहीं है। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ। Which action by the nurse will best facilitate adherence to treatment regimen for a client with chronic illness? किसी को क्रोनिक बीमारी है, किसी को क्रोनिक बीमारी है, तो लेट्स सी अरेंजिंग फॉर होम हेल्थ केयर। क्रोनिक बीमारी है तो अगर वो बार बार ठीक तो होगी नहीं, तो घर पे हेल्थ केयर आप कर सकते हो। फोकसिंग ऑन मैनेजिंग अ सिंगल इलनेस एट वन टाइम। अब ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि उसको क्रोनिक एक बीमारी है, दो बीमारी है, तो एक बीमारी में फोकस करके आप कुछ नहीं करोगे। कम्युनिकेटिंग विथ वन प्रोवाइडर ओनली टू अवॉइड कन्फ्यूजन फॉर द क्लाइंट। आपको सिर्फ एक प्रोवाइडर से कम्युनिकेशन नहीं करना है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले उतना बेहतर है। अलाउइंग क्लाइंट टू टीच अ सपोर्ट पर्सन, अलाउइंग द क्लाइंट टू टीच अ सपोर्ट पर्सन अबाउट द ट्रीटमेंट रेजिम। तो ये भी अगेन देखो कि एक सपोर्ट पर्सन को ट्रीटमेंट रेजिमेन के बारे में बताना, दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस। तो अगर किसी को क्रोनिक इलनेस है तो बेसिकली ऐसे पेशेंट को आपको होम हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी है, जिससे वो घर पे अपनी दवाइयाँ लेते रहे। सिंपल। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस विच यू हैव टू रिमेंबर।